हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और एक सवाल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक परिमेय संख्या है 5/9। अब हमसे ये सवाल पूछता है कि इसमें कौन सा ऐसा संख्या है जिसको जोड़ेंगे तो हमें उत्तर यहाँ पर प्राप्त होगा 2/3। तो इस प्रकार के जब हमसे सवाल पूछे जाते हैं तो इसको हल करना बहुत ही आसान है। हम यहाँ पर जो संख्या जोड़ना है, यहाँ क्वेश्चन मार्क मैं बना देता हूँ, इस जगह में कौन सा संख्या आएगा कि ये हमें उत्तर प्राप्त हो। तो ऐसी स्थिति में इस क्वेश्चन मार्क की जगह में कोई भी हम एक चर संख्या के रूप में मान रख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम रख देते हैं कि P/Q एक संख्या है, इसको हम जोड़ेंगे तो ये संख्या प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में हम पहले पूरा लिख लेते हैं 5/9 धन P/Q बराबर हो जाएगा हमको प्राप्त 2/3। तो इस तरीके से जो प्रश्न है उसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको P/Q का मान अपना निकालना है। तो ऐसी स्थिति में हम 5/9 को यहाँ से हटाने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए हम बराबर के दोनों साइड एक ही संख्या से गुणा करेंगे और ये उसके साथ हट भी जाए। तो हमने पहले पढ़ा था कि किसी भी संख्या में उस संख्या के जो विलोम संख्या है, उल्टा संख्या है, उस संख्या को यदि हम जोड़ेंगे तो वहां पर हमको 0 प्राप्त होगा या वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर 5/9 धन P/Q और हम एक संख्या यहाँ पर लिखेंगे ऋण 5/9। अब बराबर आएगा, बराबर के दूसरे साइड है 2/3। यहाँ पर भी हमने ऋण 5/9 लिखा तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे ऋण 5/9। अब हम देखते हैं यहाँ धन 5/9 है, यहाँ ऋण 5/9 है, तो ऐसी स्थिति में दोनों कट जाएगा। अब हमारे पास संख्या प्राप्त हो गया P/Q। अब बराबर होगा 2/3 ऋण 5/9। और घटाने के जो परिमेय संख्या को घटाना है उस विधि से इसको हल करेंगे तो हमको P/Q का मान निकल जाएगा और वो हम हल करके देखते हैं आगे। अब 3 और 9 इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो हमको प्राप्त होगा 9। अब हम देखते हैं 9 को 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 से 3 से भाग देंगे तो 6 × 18 मतलब यहाँ हमको 6 प्राप्त हो गया धन। अब यहाँ पर 9 संख्या प्राप्त हुआ है, इसको 5 से गुना करेंगे तो 9 × 5 = 45। अब 45 में 9 से भाग देंगे तो 5 नियम 45 मतलब 5 से गुना करेंगे और 5 से भाग देना पड़ेगा। इससे अच्छा हम दोनों ही नहीं करेंगे तो 5 ही प्राप्त हो जाएगा। तो ये ऋण 5 है, यहाँ हम लिख देते हैं ऋण 5। अब बराबर हम देखते हैं यहाँ धन 6 है, यहाँ ऋण 5 है, दोनों को जोड़ेंगे तो एक ही बचेगा क्योंकि धनात्मक बड़ा है और ऋण 5 6 में ऋण 5 को मतलब 6 में 5 को घटाएंगे तो 1 प्राप्त हो 1/9। अब हमको वो संख्या प्राप्त हो गया जिसके लिए हम ये क्रियाएं हल किए। तो यहाँ P/Q इन दोनों का मान निकल गया 1/9। तो 1/9 को हम यदि इस 5/9 से जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त होगा 2/3। अब मान लीजिए हमारे पास एक प्रश्न है कि 1/4 धन ऋण 5/9 ऋण 7/12 है। अब यहाँ पर 3 परिमेय संख्या हैं, इन तीनों को यदि जोड़ना है तो इसके लिए हम आसानी से कैसे हल करेंगे। तो ऐसा कोई सवाल यदि लंबा है थोड़ा सा तो उसके लिए सबसे पहले हम उसके जो हर है उसको समान करेंगे। तो हर को समान करने के लिए हम नीचे के जितने भी हर है उसका लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो यहाँ हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो यहाँ 36 प्राप्त होगा, जैसे कि 12 × 36, 9 × 4 36 और 4 × 36। इस तरीके से हमको बराबर 36 प्राप्त हो जाएगा। अब तीनों का जो हर है वो 36 होगा। यहाँ पर हम 9 से गुना किए थे तो ऊपर में
1 गुणित 9 करेंगे, धन। अब यहाँ पर हम 4 से गुना किए थे, 4 नियम 36, तो ऊपर में 4 से गुना करेंगे, 5 चौक 20, ऋण 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर ऋण है, यहाँ ऋण 7 है, यहाँ पर 12 तिया 36 किए थे, तो 7 तिया 21, यहाँ पर हमको प्राप्त होगा ऋण 21। इस तरीके से हमको एक संख्या प्राप्त हो गया, 1 गुणित 9, इसको हम 9 भी लिख सकते थे, धन ऋण 20, फिर ऋण 21। अब यहाँ बराबर करके हल करेंगे, नीचे में हम 36 को लिख देंगे, 9 एकम 9। अब धन और ऋण का गुना होगा तो ऋण आएगा 20, यहाँ ऋण का गुना होगा तो 10 आएगा 21। अब आगे हम इसको हल करेंगे तो आएगा, पहले इसको देख लेते हैं, ये धनात्मक 20 है, ये ऋणात्मक 21 है, तो धन 1 बच जाएगा और इधर धन 9 है, तो आ जाएगा 10/36। अब यहाँ से भाग चला जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, एक बार में आया, 1 बच गया, 8 दूनी 16, तो 5/18 हमको एक संख्या प्राप्त हो गया। यही संख्या इसका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम समवर्ग का नियम देखेंगे। समवर्ग का नियम का मतलब होता है कि यदि हम दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे, यहाँ पर हम मान लेते हैं घटाएंगे, तो क्या घटाने के बाद भी एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है? हम एक सवाल से देखते हैं। यहाँ पर मान लो एक सवाल है 11/21, 11/21। अब मान लो इसमें से हमको घटाना है 25/36 को। अब इसको हल करके हम देखते हैं। हम देखते हैं कि यदि हर जो 21 है और 36 है, इसका यदि हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 252। हम यहाँ पर पहले 252 लिख देते हैं। अब ऊपर में हम क्या करेंगे, अब यहाँ हम एक बात को ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ जो हर है उसको, जो अपना लघुत्तम समापवर्तक प्राप्त है उससे अंश को गुना करने के बाद हर से भाग देते हैं, और यहाँ पर भी हम लघुत्तम समापवर्तक जो प्राप्त है उसमें गुना करने के बाद 36 से भाग देंगे। तो ऐसी स्थिति जब हमारे पास है तो हम दोनों संख्या को यदि किसी संख्या से कटता है तो कटा सकते हैं पहले। जैसे यहाँ पर 3 सत्ते 21, 3 से कट गया 7 बार में। यहाँ देखते हैं 3 दाम 30 और 3 दूनी 6, मतलब 12 बार में कट रहा। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, सीधा सीधा। अब यहाँ यदि हम जो हमको प्राप्त हुआ था संख्या, या हम आसानी से हल करना चाहते हैं तो सीधे जो 7 प्राप्त हुआ है उसको 25 से गुना करेंगे और जो 12 प्राप्त हुआ है उसको 11 से गुना करेंगे, आसानी से हल हो जाता है। तो 11 गुणित 12 हो जाएगा, और यहाँ पर ऋण है तो ऋण 25 गुणित हो जाएगा 7। अब इसको आगे हम हल करेंगे तो आएगा 12 को 11 गुना से गुना करेंगे तो 132 होता है, ऋण 25 को 7 से गुना करेंगे तो 175 होता है। अब बटे उतार देंगे हम 252 को। अब हम देखते हैं कि 132 छोटा है, 175 बड़ा है, तो संख्या ऋणात्मक में प्राप्त होगा। 175 में 132 को हम घटाएंगे तो हमको प्राप्त होगा 43, ऋण 43 बटे, अब हम लिख देंगे 252। इस तरीके से हमको ऋण 43/252 प्राप्त हो गया। ये किसी संख्या से यदि कटता तो हम कटा सकते, पर ये किसी संख्या से नहीं कटता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो संख्या प्राप्त हुआ ये एक परिमेय संख्या है। तो जो परिमेय संख्या को हम घटाते हैं तो उसमें हमको घटाने पर परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। यदि हम परिमेय संख्या में से शून्य को घटाएंगे तो हमको शून्य ही प्राप्त, वही संख्या जो संख्या परिमेय संख्या रहता है वही प्राप्त होता है, मतलब उसके मान में कोई अंतर नहीं आता। मान लो हमारे पास एक संख्या है ऋण 21/45। अब इसमें से हम शून्य को घटाएंगे
तो हम देखते हैं बराबर हमको प्राप्त होगा वही ऋण 21/45। तो इसका मतलब ये है कि शून्य को किसी परिमेय संख्या से घटाने पर मान वही संख्या जो परिमेय संख्या है वो प्राप्त होता है, उसके मान में कोई भी अंतर नहीं आता। अब हम देखते हैं कि परिमेय संख्या ऋण के रूप में है और उसका स्थान बदलेंगे, मतलब पहले वाले परिमेय संख्या को पीछे और पीछे वाले को आगे करेंगे, ऋण को वहीं रखने देंगे। तो दोनों स्थिति में, जैसे पहला स्थिति हो गया और पलटने पर यह स्थिति आएगा, तो क्या दोनों के हल करने के बाद मान बराबर होगा? अगर बराबर होगा तो क्रम विनिमय नियम का जो ऋणात्मक परिमेय संख्या है वो पालन करता है, और यदि अलग अलग आ गया तो इसका मतलब क्रम बदलने पर उसका मान भी बदल जाता है। हम हल करके देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। अब हम यदि इसको हल करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले इसको एक तरीके से जैसे हमने पहले हल किया उसी तरीके से आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे 13 हर है तो इसको पहले परिमेय संख्या के अंश और हर से गुना करेंगे, तो 5 गुणित 13/12 गुणित 13 ऋण। अब जो पहले परिमेय संख्या है उसके हर को दोनों से गुना करेंगे, अगला से 6 गुणित 12/13 गुणित 12। अब हाँ आगे देखेंगे, 13 पंचे होता है 65/12 गुणित 13 से हमको प्राप्त होगा 156 ऋण। अब 6 गुणित 12 करने पर 12 छक्के 72 होता है बटे, अब 13 गुणित 12 जो सेम था वही गुना करेंगे, तो यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा वही 156 ही, इस तरीके से। अब क्योंकि हर समान है तो ऊपर में जैसे 156 हर प्राप्त हो गए तो ऊपर का संख्या को सीधा लिख देंगे 65 ऋण 72। अब 72 बड़ा है, मतलब ऋणात्मक बड़ा है, तो ऐसे स्थिति में हम यहाँ पर सीधा 156 और ऊपर में लिख देंगे 72 में यदि हम 65 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा ऋण 7। तो इस प्रकार हमको एक संख्या प्राप्त हो गया ऋण 7/156। अब हम उसको क्रम विनिमय मतलब परिवर्तन करके अब हल कर रहे हैं इसको। पहले वाले जो था 5/12 उसको दूसरे में और 6/13 उसको पहले में ला के हल करेंगे और देखेंगे इसके मान में कोई अंतर आया या नहीं। तो इसको पुनः उसी तरीके से गुना करेंगे हम 6/13 गुणित 12/12। अब ऋण है तो ऋण लिखेंगे। अब 5/12 यहाँ पर गुना करेंगे 13 से और यहाँ नीचे में गुना करेंगे 13 से, इस तरीके से हम गुणा करेंगे। अब नीचे फिर आगे हल करेंगे, 12 छक्के हमको 72 प्राप्त होगा बटे 156 ही आएगा बराबर ऋण 5 को अब हम 13 से गुना करेंगे तो 13 पंचे 65 ही होगा। अब नीचे 12 को 13 से गुना करेंगे तो 156 ही प्राप्त होगा। अब यहाँ थोड़ा सा अंतर ये आ गया कि जो 72 बड़ा संख्या था वो धनात्मक में हो गया और छोटा जो धनात्मक में था 65 वो ऋणात्मक हो गया। अब यहाँ पर हम सीधा सीधा लिख देंगे 72 ऋण 65 बटे 156। अब हम यहाँ पर हल करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 72 में 65 को घटाएंगे तो 7 प्राप्त होगा बटे 156। ये दोनों को यदि हम तुलना करेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये ऋणात्मक में है, ऋण 7/156 है और ये धन 7/156। इस बात से स्पष्ट होता है कि ऋणात्मक वाला जो सवाल है परिमेय संख्या है वो क्रम विनिमय का नियम का पालन नहीं करता, मतलब उसका स्थान बदलने पर उसका मान भी बदल जाता है। अब हम देखते हैं परिमेय संख्याओं का गुणा। तो परिमेय संख्या का गुणा करना बहुत ही आसान होता है, सीधा सीधा अंश को अंश से गुना करो और हर को हर को से। तो यहाँ पर ऋण 5 को 13 से गुना करेंगे तो ऋण 13 पंचे 65 बटे 17 को यदि 7 से गुना करेंगे तो प्राप्त होगा 119। 17 सत्ते 119 होता है। अब ये हमको एक संख्या प्राप्त हो गया। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि क्या परिमेय संख्या का स्थान बदलने पर, इसका मतलब
विनिमय नियम का पालन करता है या नहीं। हम अब यहाँ पर 13/17 गुणित करेंगे ऋण 5/7। स्थान को हमने बदल दिया, पहले का दूसरा, दूसरा का पहला। अब यदि हम करेंगे इसको हल करेंगे तो 13 पंचे 65 ऋण 65 हो गया बटे फिर 7 गुणित 17 करेंगे तो 119 ही आएगा। इससे स्पष्ट होता है कि स्थान बदलने पर गुणा के सवाल में परिमेय संख्या के हल करने में उसके मान में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं आता। अब हम एक सवाल देखते हैं, परिमेय संख्या में शून्य से गुणा करने पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए हमारे पास है एक सब संख्या ऋण 27/84। अब हमको यहाँ गुना से शून्य से गुणा करेंगे। अब मान लेते हैं इसको भी परिमेय संख्या बनाना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0/q। तो शून्य को ऋण 27 से गुणा करेंगे तो शून्य ही प्राप्त होगा और 84 को q से गुणा करेंगे तो 84q प्राप्त होगा। अब हम जानते हैं कि शून्य में 84q से हम भाग देंगे तो हमको शून्य ही प्राप्त होगा। इस प्रकार किसी भी परिमेय संख्या में यदि शून्य से गुणा किया जाए तो हमको शून्य ही प्राप्त होगा। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे गुणन विलोम। या प्रतिलोम। प्रतिलोम मतलब होता है जो संख्या हमारे पास है उसका उल्टा से गुणा करने पर क्या होगा। उल्टा का मतलब अंश और हर के स्थान बदल देने पर। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 1/3। अब हम इसके उल्टा संख्या 3/1 से गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 3 एकम 3 बटे 3 एकम 3 बराबर 3 से 3 में भाग देंगे तो 1। इस प्रकार जो 1/3 था उसका 3/1 जो है गुणन प्रतिलोम कहलाता है। और इस तरीके से हम उसके उल्टा वाले संख्या में यदि गुणा करें तो हमेशा हमको मान 1 प्राप्त होगा। तो इसलिए एक जो संख्या है उसको हम गुणन तत्समक के नाम से जानते हैं। अब हमको कोई कहेगा कि गुणन प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है, यहाँ लिख देते हैं एक संख्या p/q। अब हमको कहेगा कि इसका गुणन प्रतिलोम निकालो तो हम यहाँ पर लिखेंगे गुणित x, मतलब हम x से गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों साइड एक ही संख्या से गुणा करेंगे ताकि जो p/q वो यहाँ से गायब हो जाए और एक सा मान हमको पिछले साइड प्राप्त हो जाए। या एक और भी साधन है, या सीधा सीधा हम हल कर सकते हैं कि p x से गुना होगा तो px हो जाएगा बटे q बराबर 1। अब q को हम बराबर यहाँ पर जो भाग के रूप में है बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो इससे गुना हो जाएगा, मतलब px बराबर 1 गुणित q बराबर q। अब हम आगे देखते हैं कि क्योंकि p और x गुना के रूप में है तो x का मान ज्ञात करना है तो q बराबर के उस पार में जाएगा तो भाग के रूप में होगा तो q बटे या भाग p। अब हमको x का मान प्राप्त हो गया। तो हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो p/q था उससे उसके गुणन प्रतिलोम q/p प्राप्त हुआ, मतलब जो अंश में था वो हर में चला गया और जो हर में था वो अंश में आ गया। इसका मतलब ये होता है कि किसी संख्या का गुणन प्रतिलोम उस संख्या के हर और अंश के स्थान परिवर्तन करने से जो संख्या प्राप्त होता है वो होगा। अब देखते हैं हम परिमेय संख्याओं का भाग। मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या है 4, हम इस जगह भी 4 लिख लेते हैं। अब हम 4 को उसी संख्या से भाग देते हैं 4 से, मतलब 4 को एक संख्या से भाग दिया और एक संख्या से हम गुणा करते हैं 1/4 से। तो यहाँ पर हमको मान कितना प्राप्त होता है, बराबर 4/4 बराबर 4 एकम 4। यहाँ पर 4 से गुना होगा 1, 4 एकम 4 और 4/4, मतलब 4 से 4 को भाग देंगे तो 4 एकम 4 1 प्राप्त होगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर भी देखा 4 से भाग दिया तो 1 प्राप्त हुआ
और यहाँ हमने 1/4 से गुना किया, यहाँ भाग था, यहाँ गुणा, यहाँ 4 से भाग दिया, लेकिन यहाँ गुना किया 1/4 से, तो हमको दोनों में समान उत्तर प्राप्त हुआ। इससे ये स्पष्ट होता है कि यदि हम किसी संख्या में, ये 4 है जैसे कि, उसमें जिस संख्या से भाग दे रहे हैं, यदि उसी संख्या में उस संख्या के प्रतिलोम संख्या से गुणा किया जाए, जैसे कि यहाँ पर उसके प्रतिलोम 4 के प्रतिलोम 1/4 से गुणा किया तो हमको वही उत्तर प्राप्त हुआ। इसका मतलब होता है कि किसी संख्या में यदि एक संख्या का भाग दिया जाए और उसी पहले वाले संख्या से उस संख्या के विलोम से गुना किया जाए तो हमको वही उत्तर प्राप्त होता है। मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास एक संख्या है a/b, अब हम इसमें भाग देंगे x/y से, तो इसका मान जितना आएगा उतना ही मान इस तरीके से हल करने में भी आएगा। a/b गुणित इस संख्या के अंश और हर के स्थान को पलट दो, y/x। अब यहाँ जितना मान आएगा यहाँ पर भी इतना मान आएगा, यहाँ मान लो z आएगा तो यहाँ पर भी z आएगा। इसका मतलब किसी संख्या से यदि हम किसी संख्या को भाग दे रहे हैं तो जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, जैसे x/y, अगर पहले वाले संख्या से इस भाग के स्थान पर गुणा रख दे तो इस जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसके अंश और हर के स्थान को पलट देंगे तो मान वही आएगा। मान लीजिए हमको एक सवाल पूछा जाता है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, दो परिमेय संख्या है, दोनों को गुणा करने पर हमको ऋण 21 प्राप्त होता है और यहाँ पर हमको एक संख्या दिया हुआ है 3/10, तो दूसरा संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसा हमको सवाल दिया गया है तो हम सीधा लिखेंगे उसको कि 3/10 गुणित, अब यहाँ पर हमको दूसरा संख्या ज्ञात नहीं है तो एक चर संख्या के रूप में लिख सकते हैं हम p/q बराबर ऋण 21। अब हम देखते हैं कि यदि p/q का मान हमको निकालना है तो हम जो उसके पहले संख्या है उसको यहाँ से हटाने का प्रयास करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3/10 गुणित p/q। अब हम जैसे जानते हैं कि किस यहाँ पर इसका मान खत्म करना है तो उसका गुणन प्रतिलोम लिखेंगे, तो गुणित आ जाएगा 10/3, इसका अंश और हर का स्थान पलट जाएगा, बराबर ऋण 21 गुणित, जब हम यहाँ 10/3 से गुना किया तो यहाँ पर भी 10/3 से हमको गुणा करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि ये 10/3 है, इधर 3/10 है, मतलब उल्टा है, तो ये दोनों कट जाएगा। अब हमको यहाँ पर p/q का मान निकालना है, तो ऋण 21 को 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा ऋण 210/3। अब हम 210 में 3 से भाग देंगे तो यहाँ प्राप्त आएगा होगा 7×21, तो ऋणात्मक है इसलिए ऋण 21 प्राप्त होगा, 70 प्राप्त होगा। 7×21 7 आ जाएगा और शून्य को लगा देंगे 70, ऋण 70 प्राप्त हो जाएगा, बराबर हमको प्राप्त हुआ ऋण 70। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 3/10 में ऋण 70 से यदि गुणा किया जाए गुणित ऋण 70 तो यहाँ पर हमको बराबर ऋण 21 प्राप्त होगा। जैसे कि यहाँ देखते हैं 70 है, 70 से 3 से गुणा करेंगे तो 7×21 210 आएगा। 210 में यदि हम 10 से भाग देंगे तो 210 का शून्य कट जाएगा और 21 बच जाएगा, तो ऋण 21 हमको प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हम आसानी से कोई संख्या निकाल सकते हैं और उसके यदि उसको हल करना है, काटना है, तो उसके लिए हम गुणन प्रतिलोम का उपयोग आसानी से कर सकते हैं।